नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है तिरुवनंतपुरम के मेंबर पार्लियामेंट शशि थरूर, जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और पता नहीं क्या क्या पद उनके पास रहे हैं। मैं सोच रहा हूं उसके ऊपर सीधी बात किस बात पे की जाए, किस बात पे करें, बताइए आप बताइए मुझे। मैं तो जो भी बात करता हूँ हिंदी में सीधी ही करता हूँ। सीधी करते बिल्कुल, क्योंकि दक्षिण भारत से हूँ मैं। मेरी हिंदी तो वैसे इतनी अच्छी नहीं, पर तो आप फुल टाइम सीधी और सरल हिंदी। सीधी बात ये है कि आप फुल टाइम पॉलिटिशियन या फुल टाइम एकेडमिक्स हैं? देखिए, मैं एक्चुअली ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब आप राजनीति में हो तो नेचुरली प्रायोरिटी राजनीति पे होते हैं। मतलब अगर मैं कुछ लिख रहा हूं आज और कोई कंस्टिट्यूंसी से कोई प्रश्न आया, फोन कॉल आया, किसी के देहांत हो गया, किसी के से बात करने, उसी को प्रायोरिटी देना पड़ता है। जो कुछ आप लिख रहे हैं आप साइड पे रखना चाहिए। इसलिए मैं लोग से कहता हूं कि देखिए, मैं रात को 11 बजे तक तो मैं राजनेता ही हूँ, सांसद हूँ, प्रतिनिधि हूँ मेरे जनता के, लेकिन 11 बजे के बाद रात को मैं अकेला लिखते रहता हूँ। सोते कब हैं आप? 11 बजे के बाद अगर लिखना शुरू करते हैं, सोच के ही लिखता हूँ मैं। सुबह 7 बजे घर में लोग आ जाते होंगे। 3 बार आप जीते हैं तिरुवनंतपुरम, तो कोई एमपी नहीं जीता आज तक वहां पर। आपने रिकॉर्ड बनाया वहां पर। तिरुवनंतपुरम के लिए बिल्कुल रिकॉर्ड है, क्योंकि किसी ने मेरे ख्याल में 11.5 साल से ज्यादा नहीं की, मेरा तो भी 12.5 हो गया। क्योंकि मैं इसलिए पूछा हूँ कि फुल टाइम राजनीति तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के नेता बन के आप बाहर आए, इंटरनेशनल आपने करे, आप नेशनल सिटीजन हैं, भारतीय हैं या इंटरनेशनल सिटीजन हैं। कई बार आपके पढ़ने से, आपके जो लिखते हैं, पता नहीं लगता कि आप क्या हैं, आपकी फिलॉसफी क्या है। देखिए, मैं तो बिल्कुल एक भारतीय नागरिक और एक भारतीय देशभक्त के रूप में लिखता हूँ। उसके ऊपर तो कोई शक नहीं है। आपकी बात मैं कह रहा हूँ कि जब सोचने का तरीका है, कई बार आपका होता है कि 2000 जब मोदी जी ने स्वच्छ भारत के लिए एम्बेसडर चुने थे, तो आप चुना था उन्होंने। तुमको लगता हो कि आप न्यूट्रल आदमी है, परंतु न्यूट्रल नहीं, मेरे ख्याल में उसके बाद क्या किया स्वच्छ भारत का पता नहीं मेरे को। आपने क्या किया, उन्होंने क्या किया, मेरे दोनों को भूल गए आप लोग। मेरा तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन एक उसका पहले साल में मेरे ख्याल में वो ऑपोजिशन के साथ, विपक्ष के साथ काम करने के लिए तैयार था, और इसलिए विपक्ष के एक आदमी को ले लिया, मुझे ले लिया। मेरे ख्याल में 1 साल के बाद अभी कोई उदाहरण नहीं मिलेंगे आपको जो मोदी जी ने कोशिश किया कि विपक्ष के लोगों के साथ कोई भी प्रोग्राम एडवांस करे। मेरे ख्याल में वो चेंज अच्छा नहीं था, वो परिवर्तन जो उनके ही कंडक्ट में आ गया, देश के लिए अच्छा नहीं था। जब वो शुरू किया, वो चाहते थे कि मैं सबका प्रधानमंत्री हूं, सबके साथ विकास करेंगे, इस स्पिरिट को आया। और मुझे ये स्वच्छ भारत विषय पे मैंने सोचा कि जब महात्मा गांधी ने खुद कहा था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैं कैसे मना करूं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं करूंगा। हमें 75 करोड़ का एक प्रोजेक्ट प्रपोज करने की जरूरत है, क्योंकि ये सब तो छोटी सी बात नहीं है कि जो 6 घंटे में जाके एमपी काम किया और इससे स्वच्छ हो गया। मैंने कुछ एक प्रोजेक्ट कलेक्टर साहब के साथ बना के प्रधानमंत्री को भेज दिया था कि हमारे कैनाल्स को साफ करने के लिए, क्योंकि वो तो लाइफ ब्लड है हमारे तिरुवनंतपुरम के। हाँ, पीने लायक पानी सब कुछ होगा उससे, लेकिन मुझे जवाब भी नहीं मिला। हाँ, 75 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, जवाब भी नहीं मिला। जिस अभियान के आप एम्बेसडर थे, मोदी जी ने आपके ऊपर उतना विश्वास किया, सबके साथ सबका विश्वास, आपका भी विश्वास, तो अब स्वच्छता अभियान तो खत्म हो गया। देखिए, मुझे यही, आप भी भूल गए, सब लोग भूल गए, सरकार भी भूल गई। यही मैं तो जरा सा नाराज हूं, क्योंकि बात यह है कि जब कोई भी चीज आप शुरू करें, उसको फॉलो अप करके अंत तक सी थ्रू करना बड़ी जरूरी है। तो आपने नहीं किया ना? हमारे प्रधानमंत्री ने, मैं तो उसी वक्त प्रधानमंत्री जी से कहा था कि देखिए, अगर हर साल गांधी जी के जन्मदिन आप फोटो खींचेंगे और बीच में कुछ नहीं होने वाला है, ये तो बहुत बुरी बात होगी। मैंने तो उसी दिन पब्लिकली कहा, जब मैं उनका जो इन्विटेशन एक्सेप्ट किया। तो अभी भी हैं, उन्होंने नाम तो काटे नहीं, वाइंड अप भी नहीं किया इसको, तो अभी भी अगर इतिहास में जाएंगे, क्या किताब लिखी जाएगी, देश ज्यादा स्वच्छ हुआ है आपकी ख्याल? मैं आपसे पूछा हूँ कि जिसके आप एम्बेसडर हैं, आज भी उसके अंदर हैं एक, तो उसमें आप सफल हुए या आप फेल हुए? नहीं, मेरे ख्याल में मेरे तरफ से जो कुछ कर सकता हूं, का कंट्रीब्यूशन, मेरा जो छोटी से जो योगदान था वो तो मैं कर चुका हूं, मैं अच्छी तरह किया। अगर केंद्र सरकार फंडिंग
कैश दे दिए हमारे राज्यों को कि आप स्वच्छता के लिए ये सब कर दीजिए, अब आप रिपोर्ट दीजिए, बेहतर होगा। सब कुछ सेंट्रलाइज करने से मोदी जी मेरे ख्याल में गलत कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप हिंदी बहुत अच्छी बोल रहे हैं। हिंदी बोलने का पॉलिटिशियन हिंदुस्तान में होना है तो हिंदी सीखनी पड़ेगी, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसी से हिंदी सीखी आपने। नहीं, मैं तो हिंदी वैसे भी इस किस्म की हिंदी में बोलता था पहले भी, लेकिन मुझे पता है कि काफी गलतियां हैं। ये लिंग पता करना, क्योंकि ना मलयालम में ना अंग्रेजी में लिंग होते हैं, तो हमारे मन में कोई लॉजिक नहीं कि ये मेज क्या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, और क्यों। आप लोग तो बचपन से माँ की गोद से बोलते बोलते आपको ये समझ, आप बिल्कुल बिना समझ के ही आप बोल सकते हैं कि कुछ ये स्त्रीलिंग है, वो पुल्लिंग है वगैरह। हमें तो ये सीखना बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे मैंने सवाल इसलिए पूछा कि क्या शशि थरूर हिंदी इसलिए ज्यादा अच्छा बोलने लगे कि उनको भी राष्ट्रीय नेता बनने का कोई लगता है सपना आ गया। देखिए, मेरे राजनीति तो केरल में है, जहां मैं मलयालम बोता हूं। वहां मुझे हिंदी बोलने की खास जरूरत नहीं है, लेकिन वहां भी कुछ वोटर्स है, जैसे हमारे तिरुवनंतपुरम, आप ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूंसी है ना। मेरे एक्चुअली तिरुवनंतपुरम में करीब 2-3 महीने पहले गेहलोत साहब आए थे, और वहां उनका राजस्थानी सभा, केरला के राजस्थानी सभा, उनके लिए बहुत बड़ा रिसेप्शन किया। मैंने 5-10 मिनट की भाषण हिंदी में दी, तो आप YouTube में देख सकेंगे। मैंने तो नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप मैं बोल रहा हूं कि मैं बोलता हूं कभी कभी तिरुवनंतपुरम में भी, लेकिन 90% मुझे हिंदी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। और पार्लियामेंट में मैं अंग्रेजी बोलता हूं, क्योंकि मुझे छोटी सी गलती भी नहीं चाहिए। तिरुवनंतपुरम से बाहर निकल के आके तो हिंदी जरूर पड़ती है ना आपको कनेक्ट करने के लिए, या अंग्रेजी में ही करेंगे एलिट के साथ? नहीं, मैं तो देखिए, मैं जो भारत में कहीं भी जाता हूं, मैं तो नेचुरली वहां की भाषा बोलने की कोशिश करता हूं। जरा सा बांग्ला भी बोलता हूं कलकत्ते में, आपके साथ जरूर कभी हिंदी भी बोल सकता हूं। तो मैंने हिंदी में कभी पॉलिटिकल भाषण आपको करते हुए कॉन्स्टिट्यूंसीज में कहीं आउटसाइड जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी इंटेलेक्चुअल है, एकेडमिक है, जो सेमिनार्स हैं, उसमें कभी हिंदी में भाषण करते हुए देखा नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ पॉलिटिक्स कनेक्शन तो नहीं है हिंदी का, थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं करता। बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करना तो हिंदी सीखनी पड़ेगी। देखिए, बड़ी कंस्टिट्यूंसी तो हर मतलब देश के हर इलाके में है। सीधी बात कर रहा हूँ, आप डिप्लोमेटिक पे आ गए दोबारा से। नहीं, हिंदी तो वैसे भी इस किस्म की हिंदी में बोल सकता हूँ। मेरी अंग्रेजी तो एक्चुअली बेहतर है। अगर मैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज मेरी सोच के बारे में अगर मैं बहुत विस्तार में बताना चाहूँगा, अंग्रेजी मुझे ज़्यादा सुविधा रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर बता सकता हूँ हिंदी में। के बारे में पूछा, उसमें एक बात है, कई बार ये लगता है कि आपका सॉफ्ट कॉर्नर कई बार बीजेपी की पॉलिसीज के साथ हो जाता है। जैसे अभी वैक्सीन डिप्लोमेसी पे आपने कहा अच्छा किया, और आपकी पार्टी आर्टिकल कह रही है कि गलत हुआ सबसे ज्यादा। तो पार्टी और शशि थरूर में बहुत डिफरेंस कई बार आ जाते हैं। जब मैंने लिखा ये वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में, उस वक्त हमारे देश में कोई क्राइसिस नहीं था। अब आप देखिए क्या हो रहा है। आपको शायद महाराष्ट्र का खबर सुने हैं, जितनी मतलब तेजी से केस बढ़ते जा रहे हैं। आपने जब ये हो रहा है, यहाँ भी स्टोर होना चाहिए ना, तब तो नेचुरली दवाई वैक्सीन यहाँ के लोग को पहले देना चाहिए। अगर ये बात थी तो मैं आर्टिकल नहीं लिखता होता। मैंने लिखा 6 हफ्ते पहले, छपा गया 5 हफ्ते पहले। आपने जब सोचा, उस वक्त भी रहे हैं आप, इसको लगा कि इट इज अ गुड डिप्लोमेटिक स्टेप, आपको लगा कि अच्छा उस वक्त किया। आज की स्थिति में गलत है, लगता है हाइंडसाइड में लगता है गलत हो गया था वो। नहीं, गलत हो गया नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अभी हमारी प्रायोरिटी वैक्सीनेशन को हमारे देश के लिए बढ़ाना बड़ी जरूरी है। और इसमें मैं तो पहले भी कहा था, एक्चुअली इसी आर्टिकल में मैंने 1-2 सेंटेंस लिखा है कि एक शिकायत अगर है तो यह है कि हम विदेश में ज्यादा भेजे हैं और देश में कम इस्तेमाल किए हैं। ये क्यों हो रहा है? लेकिन उस वक्त भी मुझे पता नहीं था कि इतनी बड़ी शॉर्टेज है हमारे देश में। आप देखिए कि आजकल हमारे जो देश की प्रोडक्शन है वैक्सीन का, उससे ज्यादा हर रोज खर्च हो रहा है। प्रधानमंत्री का PM केयर्स का पैसे क्यों बिठाए वहां? मेरे ख्याल में उसको भेज के जल्दी ये सीरम इंस्टीट्यूट, ये भारत बायोटेक, जो भी कंपनी, उनको कहने चाहिए कि आप आपके मैन्युफैक्चरिंग को डबल कीजिए, अभी हम पैसे देंगे। केंद्र सरकार के पैसे किस काम के लिए? हमारे देश की जनता के को सुरक्षित करने के लिए होना चाहिए ना। तो मेरे ख्याल में ये सब गलतियां जो आजकल चल रहे हैं, इसको बोलना ये सिर्फ विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। मेरे ख्याल में ये देश के हित में हमें बोलना चाहिए। जिम्मेवार क्या, जब जितने केसेस फैल रहे हैं उसके लिए अब सब पार्टियां जिम्मेवार हैं। केरला में आपने इलेक्शन किया, बिना मास्क के कैंपेन किया, वेस्ट बंगाल में किया, सब जगह किया, तो आप लोग इक्वली जिम्मेवार है ना कि आप लोगों ने जनता के साथ धोखा किया है।
चुनाव जीतनी, सत्ता जीतनी है हमारे को, मेरे ख्याल में कुछ हो जाए, लोग मर जाए। इस हालत में तो शायद चुनाव नहीं होना चाहिए था, लेकिन हाँ, जब पर चुनाव आपको समझ होता में नहीं है बात। और लोग वोट मांगने जा रहे हैं तो आपको पता है कि किसी को प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं आप लोग। नहीं, मास्क पे आप मास्क पहन के जनता के साथ जाते हैं, लेकिन जब आप मंच पे चढ़ जाते हैं आप मास्क उतारना पड़ेगा। लोग चिल्लाते हैं जो कि नीचे मास्क खड़े हैं उतारो, आप, जो नीचे क्योंकि आपके मुस्कुराहट देख के ही वोट देंगे, आपको मास्क देख के तो वोट नहीं देने वाले लोग। मुस्कुराहट और शक्ल देख के वोट पड़ती लेकिन है। मैं मैं कुछ और कह रहा हूँ, आपके जो नीचे फॉलोअर खड़े हैं, जो सुनने आए, आपका सुंदर चेहरा देखने आए हैं, आपकी स्माइल देखने उनके आए भी हैं, मास्क स्लिप हो जा रहा है। उनके पास है ही नहीं, तो आपने अपील भी नहीं की कभी स्टेज से किसी ने? मैंने आज तक नहीं देखा ऊपर से लेके नीचे तक नेता के कि आप क्यों आए हैं बिना मास्क के, आप मास्क पहनिए नहीं तो मैं भाषण नहीं करूंगा। ये तो कभी नहीं कहा आपने, किसी ने नहीं कहा, एक नेता ने नहीं कहा। सही बात है, सही बात है। तो आप सब लोगों को लगता है कि आप सब लोग रिस्पॉन्सिबल है ना, जो आज स्थिति आ रही है वेस्ट बंगाल में, केरला में भी केस बढ़ रहे हैं, हालांकि कम बढ़ केरला रहे में हैं। तो मेरे साथ जो लोग प्रचार किए उनके भी केसेस अभी बढ़ते जा रहे हैं, मतलब राजनेताओं के, और हमारे केरल के 2-3 बड़े नेता भी अस्पताल में हैं। क्योंकि मास प्रोटोकॉल मुख्यमंत्री आज अगर आप कहें इलेक्शन के में जाए, वहां पर तो 20% केस हैं, 2 लाख लोग दौड़ रहे हैं। आपको लगता नहीं कि पॉलिटिशियंस ने हिंदुस्तान की जनता को बिट्रे किया है, धोखा दिया है? कंडक्ट जो दूसरा, व्हाट यू प्रीच यू डोंट प्रैक्टिस। देखिए प्रभु जी, राजनेता की ये एक दिक्कत है कि अगर इलेक्शंस हो रहा है, अगर चुनाव हो रहे हैं, तो उनका काम अगर उन्होंने नहीं किया तो शिकायत ये मिलेगी कि राजनेता घर पे बैठ के कैसे वोट मांग रहा है और दूसरों से जाके वोट मांगे। बिलियन फॉलोअर्स आपके हैं, बिलियन फॉलोअर्स होने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री रिकॉर्ड है उनके ऊपर, सबके जितने भी बड़े नेता हैं सबके ट्विटर पे, फेसबुक पे, टीवी पे, आप वो उसके माध्यम से भी तो चुनाव कर सकते थे। देखिए इलेक्शन कमीशन अगर ऐसे कुछ ऑर्डर निकाले होते तो अच्छा होगा, क्योंकि कोई नहीं कर सके, लेकिन अगर हमने नहीं किया और भाजपा ने जाके किया तो भाजपा को ज्यादा वोट मिल जाएंगे, इसलिए इस डर में हम भी जाके करेंगे। यही होता है हर पार्टी के सोच। सत्ता में, सत्ता जीतने के लिए कॉम्पिटिटिव है ना आपका, एक ही कंपटीशन में हम अगर एक रूल होते कि कोविड के कारण, कौन बना रूल? तो आप बनाते हैं, कोई भी मास्क नहीं, इलेक्शन कमीशन बनाते हैं। तो इलेक्शन को आप सारे ऑल पार्टी कंसेंसस कर सकते हैं, ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं आप, चलो बैठ के बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं तो बिल्कुल समर्थन करता हूं आपकी ये सजेशन, ये सुझाव को कि हम सारे मैस रैलीज को बैन करना चाहिए। चलो राजनीति की तरफ वापस चलते हैं। आप केरला से चुनाव जीत करके आए हैं, आप 3 बार वहां से जीते हैं, वहां पर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट आपका क्यों नहीं है? नॉर्मली यही होता है ना कि चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस करते हैं, लेफ्ट का कैंडिडेट वहां पर है, बीजेपी का भी अनाउंस कर दिया उन्होंने, श्रीधरन साहब को। अच्छा, वो तो क्या सीरियस बात थी आपके ख्याल में? मैं अनाउंस किया, मैं सीरियस ले रहा हूँ उसको, तो आप सीरियस ले रहे कि नहीं रहे मेरे को पता नहीं, मैं तो गया नहीं वहां कवर करने। तो मैं कह रहा हूँ अगर बीजेपी जिसका चांस आप समझते नहीं, उसी दिन उन्होंने रिट्रैक्ट भी किया। एक मंत्री ने कहा कि वो हमारे कैंडिडेट है और 2 घंटे के बाद कहा कि मेरी गलती से कहा था, वो हमारी कोई कैंडिडेट नहीं। पर आप बात ये हम तो विपक्ष में जब होते हैं, हम नॉर्मली कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट का, उम्मीदवार का नाम नहीं देते हैं, क्योंकि हमारी पॉलिसी ये है। गहलोत किया था? नहीं जी, इलेक्शन के दौरान किया था? नहीं जी, इलेक्शन के समय अशोक साहब और सचिन पायलट दोनों इलेक्शन से पहले जाके कर दिया था। हाँ, मेरे ख्याल में वोटिंग के 1-2 दिन पहले, लेकिन पूरे प्रचार में ये नहीं था कि हमारे पास कैंडिडेट, क्योंकि कांग्रेस की स्टाइल ये, उनकी परंपरा ये है कि जब एक मुख्यमंत्री है तो नेचुरली उनका समर्थन देते हैं, जब हम विपक्ष में हैं तो हम कहते हैं कि चुनाव के बाद हम तय करेंगे। तो ये अब तो हर प्रदेश में यही देखा है, तो केरल में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। चेहरा आपके पास नहीं है क्या? आपको भी अनाउंस कर सकते थे। देखिए चेहरा ज्यादा है, यही प्रॉब्लम है। केरला में तो मेरे ख्याल में मुख्यमंत्री होने लायक कामयाब लोग तो इतने ज्यादा है। प्रॉब्लम है कि आप नेशनल लीडर है या लोकल लीडर बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना की संभावना आपकी भी तो होती है। मैं तो वैसे भी मतलब मैं तो कैंडिडेट तो नहीं था, मैं तो उम्मीदवार तो नहीं था। वो तो बात है, चुनाव हो सकता है, उसमें कोई बात ही नहीं है कि आपके चीफ मिनिस्टर के एम्बिशन है बनने के। लेकिन हमारे जीतने वाले एमएलए में कई लोग हैं जो काफी कामयाब है। कठिनाई ये होगी कि उनमें से एक को चुनने का, इसलिए एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स की जरूरत है। नहीं, अगर आपको कहा राहुल गांधी ने बन जाइए तब देखिए, जो पार्टी मांगेगा मैं जरूर करूंगा। मैं तो जब राजनीति में आया, नेचुरली मैं तो यूएन से आया हुआ था, मेरा सोच, मेरा दृष्टिकोण सारा अंतर्राष्ट्रीय फील्ड पे ही था। उसके बाद में एक राजनीतिक तौर पे भारतीय विषय पर अच्छी तरह सोचने का और भाषण देने का आपका वो किस्सा, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल, आपका तो ये प्रॉब्लम हाँ, तो ये होगा।
तो used to think global. Now I speak national. Tomorrow I will act local. Why not? नहीं, पार्टी की जो जिम्मेवारी देगी आप मानेंगे उसको, यही तो हर पार्टी निर्भर कर रहा है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि पार्टी मांगने वाला है, इसलिए आप जो भी आप क्वालिफाइड नहीं है क्या? क्वालिफाइड तो क्यों नहीं हो? 3 बार जीते आप, कौन है इसके बाद पार्टी नहीं मानेगी आपको? क्या आप तो रेबल लीडर तो है नहीं आपकी इमेज अभी तक तो वो नहीं है। नहीं देखिए, ये रेबल की बात क्या, मेरे ख्याल में ये सारे लोग जो आप लोग रेबल्स बताते हैं वो लोग रेबल्स नहीं है, वो सिर्फ कहते हैं कि पार्टी को मजबूत करनी चाहिए और इसके लिए वो चाहते थे कि कोई प्रोसीजर्स, कोई इंस्टीट्यूशंस को रिवाइव करें पार्टी के अंदर। मेरे ख्याल में वो रेबल्स नहीं है, सारे कांग्रेसी हैं और जो उनमें से जो लोग हैं जो कांग्रेस के लिए उन्होंने बहुत अच्छी तरह। केरला में अजीब चीज है कि पहली बार देखा कांग्रेस पार्टी भी हिंदू कार्ड खेल रही है। आपने मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन, उसमें आप अब शबरीमला के लिखा कि औरतों के लिए जो भी महिलाओं के लिए होगा हम उसको मानेंगे। ये हिंदू कार्ड केरला में एलडीएफ यूडीएफ ये दोनों खेल रहे हैं। ये परिवर्तन बीजेपी का कॉन्ट्रीब्यूशन है ना। मोदी जी को आप क्रेडिट देंगे कि केरला में भी हिंदुत्व का इशू। इस विषय पे एक्चुअली सही बात कहूं तो हर मजहब का स्टैंड एक ही है। आप देखिए कैथोलिक चर्च अगर आप देखना चाहते हैं, मैं तो नहीं, कांग्रेस ने पहली बार उठाया वहां पर इशू ना हिंदुत्व का। हिंदुत्व इशू नहीं उठाया, हमने उठाया कि लोगों को जब जजमेंट आई थी तब आपका रिएक्शन कुछ और था। शुरुआत में कुछ दिनों के नेचुरल रिएक्शन जो कांग्रेस का स्टैंड रहता है वहां पर, अब आपका अननेचुरल लगता है। अननेचुरल नहीं है, बात यह है कि जनता से बात करके, औरतों से बात करके हमें यह पता चला कि विश्वास की बातें विश्वासियों को छोड़ दीजिए आप। मतलब जो अपने विश्वास को मनाना चाहते हैं, आप आके बाहर से आके ये बदलना ठीक नहीं है। तो ये मैं कह रहा था कि बीजेपीकरण हो गया, बीजेपीकरण की विश्वास की बात लोगों पर छोड़ दिया। राम भी फेस का सवाल था। बहुत बड़ा फर्क है। भाजपा चाहते हैं कि वो लोग आके सरकार के रूप में आके बता दे लोगों को किस किस्म का विश्वास को बनाना। उससे पहले हम कहते हैं कि ये सब प्राइवेट, हम कहते हैं कि धर्म तो मंदिर में छोड़ दीजिए, रसोई घर में जो भी लोग बनाना चाहते हैं उसको करने दीजिए। भाजपा ऑपोजिट है हमारा। भाजपा कहते हैं कि नहीं हम नहीं चाहेंगे कि आप इनसे करें, ये तो लव जिहाद है, हम वो नहीं खा सकते हैं क्योंकि ये तो हमारे खिलाफ है। वो मतलब सारे चीज में इंटरफेयर करने वाले पार्टी है बीजेपी। तो हम कहेंगे कि कांग्रेस कहते हैं कि लोगों के प्राइवेट स्पेस को आप रिस्पेक्ट करें, आप इज्जत दे दें। अगर किसी के मजहब कहते हैं, किसी का धर्म कहते हैं कि इस किस्म की चीज चलेगा नहीं चलेगा, आपकी ये तो सरकार की बिजनेस नहीं है। हम चाहते हैं कि लोगों को अपनी रीति से जीने आप दे दीजिए, बस यही है। Opportunism is not monopoly of any political party। नहीं है आपका ये कि जैसे तो आप लेफ्ट के खिलाफ कांग्रेस पार्टी केरला में लड़ रही है, बिल्कुल, और वेस्ट बंगाल उनके साथ खड़े होकर भाषण दे रहे हैं राहुल गांधी जी। ये क्या है? ये कन्वीनियंस नहीं है क्या? इतिहास तो अलग है ना दोनों जगह में। इतिहास क्या होगा? आइडियोलॉजी तो एक है। आइडियोलॉजी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रीजनल आइडियोलॉजी बन जाती है। वेस्ट बंगाल कांग्रेस नहीं, देखिए यू कैन डिफाइन आइडियोलॉजी अकॉर्डिंग टू रीजन ना। नो आइडियोलॉजी तो नेचुरली हमारे तो काफी डिफरेंस, हम तो मार्क्सिस्ट थोड़ी है के अंदर। हम सिर्फ ये कहेंगे कि आइडियोलॉजी के फर्क के बावजूद अब अगर आप देखिए कुछ विषयों में हम तो बिल्कुल एक ही, फॉर एग्जाम्पल ये जो पंथ निरपेक्षता के विषय, जो सेक्युलरिज्म के बाद में, उस विषय पे तो लेफ्ट और कांग्रेस एक ही स्टैंड गए पार्लियामेंट के अंदर पे। सेक्युलरिज्म तो डिक्शनरी से खत्म हो गया लगता है, मोदी ने काम खत्म कर दिया। इस विषय पे जो हम चाहते हैं कि सारे समुदाय के लोग को आप बिल्कुल सम्मान दें। इसका अपॉर्चुनिज्म नहीं कहेंगे, बिल्कुल वहां जाके वेस्ट बंगाल में कहेंगे कि हमारे को लेफ्ट को वोट दो, ममता दीदी को। लेकिन अलग बात है, अगर जब लेफ्ट सरकार में थे, बंगाल में भी हमने उनके खिलाफ थे, यहाँ केरला में भी जैसे जिस किस्म की सरकार उन्होंने चलाए, नेचुरली हमको तो विपक्ष में स्ट्रांगली अपोज करने की जरूरत पड़ी। जो जिस तरह की पॉलिटिक्स है दोनों तरफ से, रूलिंग पार्टी भी कभी किसी के साथ, कभी खिलाफ, आप भी किसी के खिलाफ, आपके खिलाफ, इसका नेशनल पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ने वाला मैं पूछूंगा। बताइए अब इसका नेशनल पॉलिटिक्स, जैसे ऑपोजिशन की बात, लेफ्ट और एक तरफ आपके साथ दूसरी तरफ, देश के अंदर क्या है कि आप लोगों का कहना है कि ऑपोजिशन, केरला का इलेक्शन, ये 5 इलेक्शन जो हो रहे हैं, इसका असर आपको क्या लगता है कांग्रेस पार्टी के ऊपर क्या पड़ेगा? देखिए, मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी का समय अभी वापस आने वाला है, क्योंकि आपने देखा 6-7 साल से कि भाजपा जो भी वादा दिया जनता को कुछ भी पूरा नहीं कर सके। आप देखिए कि 2014 में तुमको विकास के बारे, 2082, 2019 में 306 और 2024 में 303। लेकिन आप सुनिए, 2014 में उसने कहा कि विकास लेके आएंगे, और हमने सोचा
कि जब कोई जवान लड़का सोचता है कि मुझे मुझे काम मिलने वाला है, मुझे रोजगार मिलने वाला है, उनको वोट दे दूंगा। 5 साल के बाद रोजगार नहीं था, विकास नहीं था, तो अभी बात ही 5 साल बाद 306 सीटें हो गया। सुनिए तो क्या बताए, लोगों का विश्वास मोदी के छप्पन ऊपर इंच की है। छाती, पाकिस्तान, बालाकोट, आतंकवादी, ये सब बात करके बिल्कुल मस्कुलर नेता वही नेशनलिज्म। जिसका विश्वास करे। सुनिए, विश्वास तो है ना उनके ऊपर, आपके पास तो नेता ही नहीं है, विश्वास क्या करे? लेकिन 5 साल विकास के बारे में वोट मांगा, विकास नहीं दिया। उसके बाद ये मस्कुलर नेशनलिज्म के बारे में, देशभक्ति के बारे में वोट मांगा। नहीं, कांग्रेस जनता का की अगर जिंदगी में कोई मैं फर्क सवाल नहीं आपसे है। पूछा, छोटा जवाब चाहिए। और 5 साल के बाद क्या बाकी है बताने के लिए? वो तो आपका नेता भी नहीं है, क्या मांगेंगे उनके खिलाफ? मोदी के खिलाफ कौन? इस चुनाव के लिए हम सब एक साथ बिल्कुल मतलब पूरे दिल से काम किया। अभी ये रिजल्ट हार गए तो क्या होगा? कांग्रेस खत्म ना? नहीं, इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकता। आप ये मत भूल जाइए कि भाजपा के अलावा और कौन से पार्टी है हमारे देश में जो हर जिले में एक अस्तित्व है, एक प्रेजेंस है। झंडा तो हर गांव में मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। उसके झंडा सिर्फ तो हर झंडा गांव में नहीं, है। ऑफिस भी है यार, बूथ कमेटी भी है, मंडल कमेटी भी है, ब्लॉक कमेटी भी है। आपको लगता है कि जीतेंगे आप? जीतने लायक है, लेकिन कुछ स्ट्रेटजी में शायद बदलना पड़ेगा। मैं कुछ समय से कह रहा हूं कि हमें दूसरे विपक्ष पार्टियों के साथ नेचुरली एक अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि अभी अकेले हमने तो 2 बार कोशिश की है और काफी मुश्किल से हम अभी पहुंचे हैं जिस हालत में कि 44 सीट से हम 52 तक पहुंचे। ये तो काफी नहीं है। नेचुरली हम चाहते हैं कि उसको अगली बार 50 से 60 हो जाए। नहीं है और क्या? 150 तक हम पहुंचने के लिए कामयाब हैं, मेरे ख्याल में हम करेंगे। और उसके साथ अगर हमारे लाइक माइंडेड पार्टीज हो जो बाकी 100-120 भी ले सके, उनके तरफ से उनके नहीं, ऑपोजिशन यूनाइट क्यों नहीं हो रही? लीडर नहीं है इसलिए नहीं हो रही ना। सोनिया जी आप एक्टिव नहीं है ज्यादा। लीडर्स तो बहुत है, लेकिन इसके बारे में मेरे ख्याल में चर्चा होने की जरूरत है, और वो चर्चा होगी। ये 5 ठीक क्यों नहीं हो रही? ये 5 पार्लियामेंट वोट ही नहीं देते के इश्यू पे बाद, आप। देखिए ये 5 चुनाव के परिणाम के बाद मेरे ख्याल में बातचीत होगी, और कई लीडर्स हैं जो इसके बारे में सोच रहे हैं। ये नहीं कि हम लोग बैठ के इस कमरे के अंदर सब तय करेंगे। बहुत बड़े नेताओं चाहते हैं कि हमारे देश में ऑपोजिशन तो यूपीए 2.0 में वो बना सकते हैं। अभी सवाल ये कि एक नाम चला था कि शरद पवार जी को उसका कन्वीनर बना दो, चेयरमैन बना दो। अब तो सोनिया गांधी जी है उस काम में, उस काम कर रही है। अभी सोनिया जी हैं, सोनिया जी तो एक्टिव इस वक्त बिल्कुल कैंपेन नहीं किया, लेकिन भविष्य में कैसे होगा? खुद ही विड्रॉ कर लिया, शायद मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगी, तो उन्होंने अपने छोड़ दिया राहुल गांधी जी। वैसे राहुल जी और प्रियंका जी भी बहुत एक्टिव थे इसमें। मैं तो खुद उनके साथ प्रचार किया हूँ केरला में। वो लोग बहुत एक्टिव थे। आजकल अभी बंगाल में चले गए। मेरे ख्याल में आप जाइए, वो गांधी परिवार को की तरफ से जो कुछ करना था हमारे ये चुनाव में वो लोग किए हैं। और मेरे ख्याल में सारे पार्टी लीडर्स इस विषय पे इकट्ठे एक साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कांग्रेस जीते। लेकिन जीत नहीं सकती। आपने कहा कांग्रेस एलोन तो बन के मेजोरिटी में कभी आएगी, 150 आपने कहा मैक्सिमम। तो आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस, क्योंकि एक टॉप लीडर थी, सबको इकट्ठा सोनी जी ने इकट्ठा किया था जब यूपीए बनाया था, उन्होंने सरकार बनाई थी 2004 के अंदर, 2009 के अंदर, फिर उसके बाद खत्म हो गया। तो आपको लगता नहीं है कि यूपीए को रिवाइव करने के लिए क्या करना चाहिए? तो हम चाहते हैं कि दूसरों से भी बात करके, दूसरे पार्टी से बात करके कि एक मजबूत यूपीए बना दे। हमें वैसे भी इसको इम्प्लीमेंट, नेचुरली कांग्रेस पार्टी को लीड लेना पड़ेगा। हम है सबसे बड़ी पार्टी। अगर विपक्ष में आप देखेंगे कोई और पार्टी नहीं जिसकी इतने प्रेजेंस है सारे स्टेट में। पार्टी होंगे पर बड़ा नेता भी तो आपके पास होना चाहिए। नेता तो है, हमारे तो है, होंगे। आप देखिए, ये नहीं है कि आप इतनी जल्दी आपको मतलब कांग्रेस पार्टी के जो इतिहास है, जो अचीवमेंट्स है, आप भूल सके। और वैसे भी चुनाव के पहले 3 साल बाकी है। इस 3 सालों में बहुत ज्यादा फर्क है। आप देखिए जो हमारी कोविड महामारी की वजह से सरकार की जो बिल्कुल फेलियर है, आपके हमारी जो बेरोजगारी हमारे देश में वो जो चल रहा है, हमारे जो इकोनॉमिक सिचुएशन, अर्थव्यवस्था इतनी बुरी है, ये सब देखने के बाद आप कैसे कहेंगे कि लोग फिर बीजेपी का ये मिसगवर्नेंस वापस चाहेंगे? काम ठीक नहीं करे इसलिए आप जीतेंगे। आपके पास पॉजिटिव एजेंडा नहीं है। पॉजिटिव एजेंडा बिल्कुल है। पॉजिटिव एजेंडा है कि हम सब लोग को एक साथ लेके आगे मोदी जी के खिलाफ आपके पास 2024 में कौन? देखिए 2014 में हमारा एक नारा था, राहुल गांधी का चेहरा था, पोस्टर में लिखा हुआ था, मैं नहीं हम। हाँ। तो ये है कांग्रेस पार्टी। नहीं, मतलब हम चाहते हैं कि सब लोग एक साथ आए,
ये हम की बात है, सिर्फ मैं आप मैं तो बहुत देखे हम साथ तो साथ कांग्रेस से थे ना, हम का मतलब अब तो बड़ा हम बनाना पड़ेगा ना। बड़ा हम बनाएंगे हम। उसमें बाकी लोगों के आप बच्चे तो तो 7 लगाने साल पड़ेंगे से ना। मैं देख के क्या आपको ये देश में अच्छी तरह मतलब परिणाम देखे हैं? मेरे ख्याल में ये मैं किस्म की बात नहीं चलेगी। इस देश में लोगों से बात करने की जरूरत है, लोगों के एक साथ आगे जाने की जरूरत है, और इसलिए हमारी राजनीति में ये हम के बारे में सोचने वाले नेताओं ज्यादा जरूरी। चलो 2024 फिर बात करें, उससे पहले भी बहुत बात करेंगे। आप स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे सीधी बात। इंतजार कीजिए तब तक, और देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।